Structural organization in animals. In the preceding chapter, you came across a variety of organisms, both unicellular and multicellular, of the animal kingdom. In unicellular organisms, all the functions like digestion, respiration, reproduction are performed by a single cell. In the complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried out by different groups of cells in a well organized manner. The body of a simple organism like Hydra is made of different types of cells, and the number of cells in each type can be in thousands. The human body is composed of billions of cells to perform various functions. How do these cells in the body work together? In multicellular animals, a small group of similar cells, along with intercellular substances, perform a specific function. Such an organization is called a tissue. टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। एक बात यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि इनका ऑरिजिन, जो टिश्यू होता है उनका जो ऑरिजिन होता है वो हमेशा सेम होता है टिश्यू की सेल्स का, और इनकी फंक्शन भी ये टूवर्ड्स एक कॉमन फंक्शन काम कर रहे होते हैं, और जनरली हैविंग ए सेम स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर। हमेशा ज़रूरी नहीं है, जैसे कि हम एरियोलर टिश्यू की बात करें वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट अलग स्ट्रक्चर की, मास्ट सेल अलग स्ट्रक्चर की, और एडिपोसाइट्स अलग स्ट्रक्चर की, लेकिन ओवरऑल वो सारी चीज़ें मिला के एक काम की तरह बढ़ती हैं। लेकिन ये बात कि ओरिजिन उनका सब सारी सेल्स का, टिश्यू की सारी सेल्स का सेम ही होता है, और यूजुअली हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर बट नॉट नेसेसरीली, एंड परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन, मिला के या एक साथ ही मिल के एक कॉमन फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तकरीबन मतलब सारे ही कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, उनमें 4 ही तरह के टिश्यूज़ होते हैं। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart, and kidney. When two or more organs perform a common function by their physical and or chemical interaction, they together form organ system. जब दो या दो से ज़्यादा organs एक common function करे, common काम करे बाई देयर फिजिकल या तो केमिकल इंटरेक्शन हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो ईसोफेगस स्टोमक से फिजिकली एसोसिएटेड है, फिर इंटेस्टाइन से फिजिकली एसोसिएटेड है। सिमिलरली फिजिकल एसोसिएशन भी हो सकती है और केमिकल एसोसिएशन भी हो सकती है, जो कि एक सिस्टम को बना सकता है। जैसे कि केमिकल एसोसिएशन जो दो नर्व्स के दरमियान जो न्यूरोट्रांसमीटर जो जंक्शन के जो साइनेप्स होता है वहाँ पे निकल जाते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाते हैं, तो वो एक केमिकल इंट्रैक्शन होता है वहाँ पे। जब भी सिग्नल वहाँ से जाता है वहाँ पे केमिकल्स रिलीज होते हैं, फिर दूसरे न्यूरॉन से बाइंड करते हैं। दैट्स अ केमिकल इंट्रैक्शन। सिमिलरली इट कैन बी बोथ फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन। फिर जब वो इस तरीके से एक कॉमन फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और भी सिस्टम्स हैं। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स split up the work in a way that exhibits division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम्स है, ये काम को इस तरीके से बांटते हैं कि उससे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी एक सेल, एक टिश्यू ये काम करता है, दूसरा टिश्यू ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तीसरा टिश्यू एब्जॉर्प्शन का काम करता है, चौथा टिश्यू किसी और काम के प्रोटेक्शन के काम आता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के काम आता है। इसी तरीके से एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल, और इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर करा के ये सर्वाइवल कराते हैं बॉडी का एज ए होल, बॉडी अच्छे से सर्वाइव कर पाती है। उसके बाद आता है हमारे पास एनिमल टिश्यूज। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, असर्शन रीज़न में कभी आ सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो न्यूरॉन होता है इस तरीके से उसकी वो ये एक्सॉन है, यहाँ पे नर्व टर्मिनल्स है, ये इस तरीके से ये इतनी लंबी क्यों है?
क्योंकि इसलिए क्योंकि इसे कंडक्शन का, इसे यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट यानी कि सिग्नल इसे यहाँ आगे बढ़ाना है, तो ये तार की मानंद होना चाहिए, इसलिए ये लंबा होता है। सिमिलरली अगर हम एडिपोसाइट की बात करें, वो गोल गोल होता है, बीच में एक फैट स्टोरेज, लार्ज फैट स्टोरेज एरिया होता है, इसलिए ताकि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैट एकोमोडेट करे। इसीलिए इसी का मतलब ये है, इस लाइन का यही मतलब है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, कि सेल्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो उनकी फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, जिस हिसाब का उनका फंक्शन होगा उसी हिसाब का स्ट्रक्चर भी बन पाएगा सेल्स का। Therefore, the tissues are different and broadly classified into 4 types. इसलिए टिश्यूज़ मुख्तलिफ होते हैं और ब्रॉडली हम इन्हें 4 हिस्से में डिवाइड करते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल। मेजरली हम बात करें तो एपिथेलियल जो है वो कवरिंग्स बनाता है, कनेक्टिव दो टिश्यूज़ को कनेक्ट या दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है या सपोर्ट करता है दूसरे टिश्यूज़ को। मस्क्यूलर पता ही है आपको, मसल्स जो कि मूवमेंट में और लोकोमोशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और न्यूरल टिश्यू जो कि सिग्नल्स प्रोवाइड करता है बॉडी को, मसल्स को, ग्लैंड्स को, एट्सेट्रा। Epithelial tissue. We commonly refer to an epithelial tissue as epithelium, plural epithelia. This tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or a lining for some part of the body. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. होता क्या है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसे हम कॉमनली एपिथेलियम भी कहते हैं, इस टिश्यू की एक फ्री सरफेस होती है, यानी एक तरफ से ये फ्री होता है, उस साइड कुछ और नहीं होता। विच फेसेस, वो सरफेस जो फ्री होती है वो या तो किसी बॉडी फ्लूइड को फेस करती है, यानी उस साइड कोई वो सेल्स नहीं होती, वो किसी बॉडी फ्लूइड को या तो किसी आउटसाइड एनवायरनमेंट को, जैसे स्किन पे होता है, ये को फेस करता है। एंड दस प्रोवाइड्स ए कवरिंग और ए लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, लिहाजा ये कवरिंग प्रोवाइड करता है। कवरिंग जो बाहर से, फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे फूड पाइप है, इसके बाहर से जो लाइनिंग है एपिथेलियल सेल्स की, ये कवरिंग है, सॉरी, जो बाहर से होती है, और जो अंदर से लाइनिंग होती है ये भी एपिथेलियल की ही बनी हुई होती है। ये दोनों चीज़ें, कवरिंग भी और लाइनिंग भी प्रोवाइड करता है एपिथेलियल टिश्यू। द सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स जो होते हैं वो कंपैक्टली बहुत क्लोज पैक होते हैं, उनमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो बिटवीन द सेल्स जो वो मैट्रिक्स सा होता है वो नहीं होता है, वो ये बहुत कम होता है, सॉरी। There are two types of epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium. दो तरह के epithelial tissues होते हैं, simple epithelium और compound epithelium. Simple epithelium क्या होता है? Simple epithelium is composed of single layer of cells and functions as a lining for body cavities, ducts and tubes. Simple epithelium एक ही लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है, यानी कि एक ही था, जैसे कि यहाँ पे फिगर दी गई है ना, इनमें एक ही तह होती है सेल्स की। और कंपाउंड एपिथेलियम में एक से ज़्यादा लेयर्स होते हैं सेल्स के। जो सिंपल एपिथेलियम है एक ही लेयर होते हैं एंड फंक्शंस एज ए लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ये लाइनिंग कवरिंग की तरह काम करता है किन चीज़ों के लिए? बॉडी कैविटीज़, बॉडी में जो कैविटीज़ होती हैं, खाली जगहें सॉर्ट ऑफ थिंग, डक्ट्स जो होते हैं और ट्यूब्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लैंड्स के डक्ट्स हो गए, ट्यूब्स हो गए। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स। जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल लेयर्स होते हैं एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। और इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे स्किन की हम बात करें, वहाँ पे जो हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है वो एक लेयर तो नहीं कर पाएगा, उसके लिए मल्टीपल लेयर्स की, ताकि स्ट्रेंथ हो, प्रोटेक्शन हो, की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्टिव होता है, जैसे कि स्किन में होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासीफाई करें इनको, सेल्स की स्ट्रक्चर पे, तो सिंपल एपिथेलियम जो एक ही लेयर का बना होता है उसके फर्दर 3 क्लासेस है। क्या क्या है? सुकैमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर। सुकैमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर। सुकैमस होते हैं फ्लैट नट, जैसे टाइल्स होती है ना, बिल्कुल फ्लैट नट सेल्स, इनको कहते हैं हम, ये सुकैमस की फिगर है। उसके बाद ये होता है कि क्यूबाइडल
क्यूबाइडल होती है क्यूब लाइक सेल्स, बिल्कुल क्यूब, ये जिनकी हाइट और जिनकी जिनकी लेंथ और विड्थ और हाइट सेम सेम ही हो ऑलमोस्ट, इन्हें क्यूबाइडल एपिथेलियम कहते हैं। और फिर है कॉलमनर। कॉलमनर थोड़ी सी लंबी होती है, ये इस तरीके की होती है। कॉलमनर सेल्स लंबी और पतली होती है। यहाँ पे दिखाया गया है सिंपल एपिथेलियम की, ये वाला स्क्वैमस है, ये क्यूबाइडल ये वाला है क्यूब लाइक सेल्स, और कॉलमनर की लंबी लंबी टाल सेल्स है। ये वाला जो फिगर है ये है कॉलमनर सेल्स बेयरिंग सीलिया। इन पे ये कॉलमनर ही है जैसे कि नज़र आ रहा है, लंबी और पतली, और उन पे सीलिया है आगे, इसलिए ये सीलिएटेड कॉलमनर हो गया, कॉलमनर सेल्स बेयरिंग सीलिया। The squamous epithelium is made of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries। जो squamous epithelium होता है वो एक ही लेयर से बना होता है, flattened cells होती है, चिमटी हुई सेल्स होती है, और जिनकी irregular boundaries होती है, यहाँ दिखाया गया हुआ है। They are found in the walls of the blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary। ये ब्लड वेसल्स के वाल्स में और एल्वियोलर में मौजूद होती हैं और डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं। द क्यूबाइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। जो क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है वो एक ही लेयर का होता है, वो भी लेकिन क्यूब लाइक सेल्स, इस तरीके से क्यूब की तरह जो सेल्स होती है ना, जिनकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर होती है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स इन किडनीज एंड इट इज मेन फंक्शंस आर सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये आमतौर पर कहाँ पे पाया जाता है? ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में, और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट्स है जैसे पीसीटी डीसीटी हो गया, और इसका मेन काम है सेक्रीशन एंड फंक्शन ऑफ इसका सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। द एपिथेलियम ऑफ पीसीटी का जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसका जो एपिथेलियम है नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई, उसमें माइक्रोविलाई होते हैं। द कॉलमनर, इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहते हैं। द कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसमें टॉल और सिलेंडर लंबी पतली सेल्स होती हैं। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, उनके न्यूक्लियस बेस पे होते हैं, इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है ना, लंबी और पतली सेल्स, ये कॉलमनर सेल्स हैं, न्यूक्लियस बेस पे होते हैं। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, इनकी फ्री सरफेस पे भी हो सकता है कि माइक्रोविलाई हों। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, ये स्टोमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में मौजूद होते हैं। एंड हेल्प इन द सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में ये भी मदद करते हैं। इफ द कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर सरफेस दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। अगर कॉलमनर या क्यूबाइडल सेल्स अपने सरफेस पे सीलिया होगा उनकी, देखो यहाँ पे सीलिया है ना, कॉलमनर सेल्स बेयरिंग सीलिया, तो ये सीलिएटेड है। इनको हम सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। देयर फंक्शन, जो सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, देयर फंक्शन इज टू मूव म्यूकस इन ए स्पेसिफिक, देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। ये पार्टिकल्स को या म्यूकस को एक खास डायरेक्शन में मूव करवाते हैं एपिथेलियम पे। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोलस एंड फैलोपियन ट्यूब्स। ये मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? अंदर वाला सरफेस जो हॉलो ऑर्गन्स का होता है, जैसे कि ब्रोंकियोलस और फैलोपियन ट्यूब्स होगा, वहाँ पे ये पाया जाता है। क्योंकि यहाँ ब्रोंकियोलस में म्यूकस की मूवमेंट करनी होती है और फैलोपियन ट्यूब्स में ओवम की। Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium। कुछ सेल्स कॉलमनर या क्यूबाइडल की स्पेशलाइज होती है, किस लिए? कुछ सेक्रीट करने के लिए, सेक्रीशन के लिए, और उन्हें हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, गॉबलेट सेल्स फॉर एग्जांपल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड। ये दो तरह के हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी, जैसे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट सेल्स होते हैं, वो सिंगल ही सेल होती है जो सिक्रीट करती है म्यूकस, और मल्टी सेलुलर
सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे क्लस्टर ऑफ सेल्स जो ग्रुप ऑफ सेल्स का बना हुआ होता है, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोअरिंग ऑफ देयर सेक्रीशंस, अब वो सेक्रीशंस किस तरीके से डालते हैं उसके बेसिस पे ग्लैंड्स की दो टाइप कैटेगरीज है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स secrete mucus, saliva, earwax oil, milk, digestive enzymes and other cell products. These products are released through ducts or tubes. In contrast, endocrine glands do not have ducts. Their products called hormones are secreted directly into the fluid bathing the gland. जो एक्सोक्राइन है वो ये सारी चीज़ें म्यूकस, एयरवैक्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह रिलीज करता है और उनके प्रोडक्ट्स किसी डक्ट के थ्रू या ट्यूब के थ्रू रिलीज होते हैं। इसके बरक्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके पास उन्हें डक्टलेस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं क्योंकि उनके पास डक्ट्स नहीं होते। वो अपने प्रोडक्ट्स जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं डायरेक्टली उस फ्लूइड में डालते हैं बाथिंग द ग्लैंड, जो ग्लैंड को सराउंड करता है। यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम में ये है यूनिसेलुलर, ये एक ही सेल है यूनिसेलुलर ग्लैंड, और ये मल्टी सेलुलर है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ये कुछ सेक्रेट करती हैं। उसके बाद है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम हमें पता ही है जो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है। सिंपल वो था जिसमें एक ही लेयर ऑफ सेल्स था। Compound epithelium is made of more than one layer, multi-layered of cells, thus has a limited role in secretion and absorption. लिहाजा इसका secretion और absorption में कोई खास रोल है नहीं। Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stress. जाहिर सी बात है जहाँ पे भी हमें chemical या mechanical stress से बचाना होगा वहाँ एक लेयर तो काफ़ी नहीं होगा, मल्टी लेयर ज़रूरत होगा, तो वहाँ कंपाउंड एपिथेलियम काम आता है। फॉर एग्जाम्पल दे कवर, कंपाउंड एपिथेलियम की बात हो रही है, कंपाउंड एपिथेलियम कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन की ड्राई सरफेस कवर करता है। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरेंक्स, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। एक तो ये स्किन को कवर करता है और मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी और फेरेंक्स और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स। जो पैनक्रियाटिक डक्ट्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट्स होते हैं, उनकी अंदर वाली लाइनिंग को ये कवर करता है। कंपाउंड एपिथेलियम यहाँ पे मल्टी लेयर्ड दिखाया गया है, यहाँ पे एक से ज़्यादा लेयर्स हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये जंक्शंस है। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। सारी सेल जो एपिथेलियम में है वो एक दूसरे के साथ होती है विद लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। सेल्स के दरमियान जो मैट्रिक्स होता है वो इसमें कम ही होता है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज, यानी कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मटेरियल कम होता है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। तकरीबन सारे ही एनिमल सेल्स में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स, तकरीबन सारे ही एनिमल टिश्यूज़ में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। जो कुछ खास जंक्शंस होते हैं, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं, वो दोनों तरह के स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल लिंक भी बनाता है इंडिविजुअल सेल्स के दरमियान, उनको कनेक्ट करता है। थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। 3 तरह के होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज टाइट, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस। ये क्या क्या है? एक तो है टाइट, एडहेरिंग और गैप जंक्शंस। सबसे पहला जो है, जो टाइट है, टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। जो टाइट जंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैच भी आ सकता है। टाइट जंक्शन जो है ये मदद करता है स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, ताकि चीज़ें अक्रॉस द टिश्यू लीक ना हो जाए, लीकेज से बच जाता है। एडहेरिंग जंक्शन जो है, जैसे कि नाम से ही पता, आपने सुना एडहेसिव जो टेप वगैरह होते हैं, एडहेरिंग का मतलब है जो एक दूसरे को साथ रखें। Adhering junctions provide cementing to keep neighboring cells together. Adhering junctions एक cells को आपस में साथ रखते हैं ताकि neighboring cells एक साथ रहे। Gap junctions facilitate the cells to communicate with each other. जो gap junctions होते हैं वो cells को facilitate करते हैं क्या करने के लिए?
communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transport of ions, small molecules and sometimes big molecules. ये करते हैं ये गैप जंक्शन सेल्स को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाते हैं। किस तरीके से? उन दो एडजॉइनिंग सेल्स जो हैं उनका साइटोप्लाज्म कनेक्ट करके, ताकि क्या क्या हो, रैपिड जो आयन्स का ट्रांसफ़र हो, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का या कभी कभार बड़े मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र हो। बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू वांट मोर। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने इप्थीलियम टिश्यू कंप्लीट किया था। आज हम करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। और अगर आप ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कीजिए। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा एबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। They are named connective tissues because of their special function of linking and supporting other tissues, organs of the body. इन्हें कनेक्टिव टिश्यूज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका काम यही होता है, लिंक करना दो टिश्यूज़ को, सपोर्ट करना बाकी टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को बॉडी के। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स। इनके बहुत सारे किस्म होते हैं। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स which include cartilage, bone, adipose and blood. जिनमें इन कनेक्टिव टिश्यूज़ में कार्टिलेज भी आता है, बोन भी आता है, एडिपोज टिश्यू और ब्लड भी आता है। ये हम आगे पढ़ेंगे सारे के सारे। In all connective tissues except blood, the cells secrete fibers of structural proteins called collagen और elastin। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में सिवाय ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो फाइबर्स सेक्रेट करते हैं। किनके? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के, जिन्हें हम कोलेजन या इलास्टिन बोलते हैं। लेकिन ये फाइबर्स ब्लड में नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। इन फाइबर्स, ये जो फाइबर्स होते हैं इनसे क्या होता क्या है? स्ट्रेंथ होती है प्रोवाइड टिश्यू को, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। टिश्यू फ्लेक्सिबल यानी मूवेबल रहता है। These cells also secrete modified polysaccharides। ये सेल्स जो है ये कुछ modified polysaccharides यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो secrete करते हैं, which accumulate between cells and fibers and act as matrix ground substance। जो वो modified polysaccharides होते हैं वो सेल्स के बीच एक्यूमुलेट होते हैं और फाइबर्स के बीच एक्यूमुलेट होते हैं, और वो एक ग्राउंड सबस्टेंस यानी कि मैट्रिक्स की तरह काम करता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है उन्हें हम 3 तरह में क्लासिफाई करते हैं। एक है पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम पहले बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू की, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस, फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें सेल्स और फाइबर्स होते हैं लेकिन लूजली अरेंज होते हैं, टाइट नहीं होते। इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस, एक सेमी फ्लूइड गाढ़ा सा ग्राउंड सबस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है? एरियोलर टिश्यू, जो कि हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ऑफन इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इप्थीलियम। ये अक्सर एक इप्थीलियम के नीचे एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स। इसमें एरियोलर टिश्यू की बात करें तो इसमें एक तो ये ऊपर भी मैं अभी फिगर दिखाऊंगी, पहले ये पढ़ लो। इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट्स, इसमें फिब्रोब्लास्ट्स होते हैं। फिब्रोब्लास्ट्स होती क्या है? ये वो सेल्स होते हैं जो खुद फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं फाइबर्स। और क्या क्या आता है इस एरियोलर टिश्यू में? मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फैगोसाइटिक यानी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल इस टिश्यू में घुस जाता है तो मैक्रोफेजेस उसको खा जाती हैं, निगल जाती हैं, बिल्कुल WBCs की तरह फैगोसाइटिक होती हैं ये मैक्रोफेजेस। एंड मास्ट सेल्स भी इसमें आ जाती हैं। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज टिश्यू। पहले हम इसको देखेंगे, एरियोलर टिश्यू को। ऊपर डायग्राम दी गई है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की 2 एग्जाम्पल है। एक तो एरियोलर जो कि ये ए पार्ट है, और दूसरा एडिपोज टिश्यू जो कि यहाँ पे दिया गया है।
पहले हम एरियोलर की बात करें तो एरियोलर में ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ये वाली सेल है ना, जो एमोबा टाइप है, ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज। और जो ये वाली सेल है जिसके नीचे से यहाँ फाइबर्स हैं, जिसके नीचे यहाँ फाइबर्स है, इसको कहते हैं फिब्रोब्लास्ट। ये सेल खुद फाइबर्स बनाती है, सिक्रीट करती है। और ये जो है ये कोलेजन फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स जो ये धागे से हैं। और ये वाली सेल जो है ये मास्ट सेल है यहाँ पे। उसके बाद मास्ट सेल सिक्रीटस हिपैरिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, इसके भी बहुत काम होते हैं मास्ट सेल के। ये चीज़ें सिक्रीट करती है जो कि इन्फ्लेमेशन में, एलर्जी वगैरह में इनका रोल होता है। अगर हम एडिपोज टिश्यू की बात करें तो ये फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। ये भी बीनीथ द स्किन जो फैट होता है, सबक्यूटेनियस फैट, वो इसी टिश्यू में पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू में। और ये कैसा होता है, एक सेल इसकी इस तरीके से, ये वाला जो है ये फैट स्टोरेज एरिया है, गोल गोल होती हैं ये सेल्स, फैट स्टोरेज एरिया बीच में है, न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ लगाया गया है। ये न्यूक्लियस है क्योंकि बीच में जब फैट स्टोरेज एरिया है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस पेरिफेरी पे चला जाता है। और ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी डायग्राम आ सकती है एग्जाम में। एनीवेज, सो यहाँ तक हम पहुँचे थे। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू है ये दूसरी तरह का लूज कनेक्टिव टिश्यू ये भी है। टिश्यू लोकेटेड बीनीथ, मेनली बीनीथ द स्किन, हाँ ये भी बीनीथ द स्किन होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। इस टिश्यू की सेल्स जो है वो खास स्पेशलाइज हो चुकी होती है फैट स्टोर करने के लिए। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो बच जाते हैं, जो इमीडिएटली यूज़ नहीं होते, उन्हें फैट्स में कन्वर्ट किया जाता है और वो इसी टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट्स आर कंपैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स यानी कि वो कोलेजन फाइबर्स वगैरह बिल्कुल धागे की तरह, जो कि एक्चुअली प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। और फिब्रोब्लास्ट्स वो सेल्स जो फाइबर्स सिक्रीट करती हैं, आर कंपैक्टली अरेंज्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये तो ऊपर हमने एडिपोज, रिमेंबर इट, एडिपोज और एरियोलर ये दोनों के दोनों लूज कनेक्टिव टिश्यूज थे। अब हम बात करने वाले हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की। ये बात जो है, फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट्स आर कंपैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की बात हो रही है। इनमें ये टाइटली कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। कौन? फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट्स। Orientation of fibers show a regular or irregular pattern and are called dense regular and dense irregular tissues। जो है फाइबर्स, ये किस तरीके से, इनकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन क्या है, चाहे ये अगर ये रेगुलर हो या इरेगुलर पैटर्न हो, उस हिसाब से उनके नाम होते हैं। एक का डेंस रेगुलर और दूसरे का डेंस इरेगुलर, डिपेंडिंग ऑन वेदर दीज आर ओरिएंटेड रेगुलरली और इरेगुलरली। In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers। जो डेंस रेगुलर होता है उनमें कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो पैरेलल रोज में होते हैं, और प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मिनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, यानी कि चीज़ें रेगुलरली पैरेलली अरेंज्ड होती हैं एक ऑर्डर्ड वे में। किसमें? डेंस रेगुलर में, एज द नेम सजेस्ट्स, रेगुलर। Tendons which attach skeletal muscles to bone and ligaments which attach one bone to another are examples of this tissue। टेंडोनस जो एक स्केलेटल मसल को, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंडोनस स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करते हैं, और लिगामेंट जो है वो अटैच करते हैं एक बोन को दूसरी बोन से। लिगामेंटस बोन टू बोन होता है और टेंडन मसल टू बोन होता है। मैंने कैसे याद रखा था, जो आपने देखा ही होगा, कंपनी है या कुछ लिखा होता है ना चीज़ों पे, बहुत सारी TM लिखा होता है। मैंने याद रखा था जो टेंडन है ना, T फॉर टेंडन, M फॉर मसल। टेंडन में तो एक मसल आएगी, यानी कि वो एक मसल टू बोन कनेक्शन होगा। तो जो बचा हुआ लिगामेंट है वो होगा बोन टू बोन, ऑब्वियसली। जस्ट रिमेंबर दिस TM, आपने देखा ही होगा, बहुत चीज़ों पे लिखा होता है, कंपनी और समथिंग इज। तो टेंडन वो मसल, उसमें एक आता है मसल टू बोन, और लिगामेंट फिर बोन टू बोन, खुद याद रहेगा। एनीवेज, तो यहाँ पर
बोन टू बोन ऑफ अनदर आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टिश्यू। हाँ, ये दोनों टेंडनस भी और लिगामेंटस भी। ये किस टिश्यू के टाइप है? ये डेनिस रेगुलर के कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप हैं। डेनिस irregular connective tissue has fibroblasts and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently। अब जो डेनिस irregular connective tissue होता है, इसमें भी फिब्रोब्लास्ट्स और फाइबर्स होते हैं, उसमें भी फिब्रोब्लास्ट्स और फाइबर्स होते हैं। ज़्यादातर कोलेजन फाइबर ही होता है, लेकिन वो पैरेलली ओरिएंटेड डिफरेंटली। ये पैरेलली रेगुलरली ओरिएंट नहीं होते, ये जस्ट ऐसे ही डिफरेंटली ओरिएंटेड होते हैं, कुछ इस तरह, कुछ इधर, नो रेगुलर अरेंजमेंट। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेनिस इरेगुलर है वो स्किन में पाया जाता है। यहाँ पे हम पहले डायग्राम देखेंगे, ऊपर वाली दो हमने देखी थी। अब ये डेनिस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे है डेनिस रेगुलर एंड डेनिस इरेगुलर। ये वाली जो फिगर है ये डेनिस रेगुलर की है, और ये नीचे वाली जो है ये डेनिस इरेगुलर की फिगर है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितने पैरेलली ये, कितने ऑर्डर्ड ये फाइबर्स अरेंज्ड है। और जब नीचे वाली देखिए कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, कुछ इधर, ये इरेगुलर अरेंजमेंट है। इसलिए ये वाला टिश्यू डेनिस रेगुलर का है और ये वाला टिश्यू डेनिस इरेगुलर का है। सो एनीवे, ये कार्टिलेज जो है ये, उसके बाद हम कार्टिलेज अब पढ़ने वाले हैं। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। अब जो कार्टिलेज बचा है हमारे पास, बोनस है और ब्लड, ये वेरियस टाइप्स ऑफ ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है। अभी तक हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, फिर डेनिस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। डेनिस में दो थे, डेनिस रेगुलर एंड डेनिस इरेगुलर। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड में क्या क्या है? कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्टिलेज। द इंटरसेल्यूलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाएबल एंड रेजिस्टेंस कंप्रेशन। जो इंटरसेल्यूलर यानी सेल्स के बिटवीन, नॉट विद इन द सेल्स के अंदर नहीं, बल्कि दो सेल्स फॉर एग्जांपल के दरमियान जो है, दो सेल्स के दरमियान जो मटेरियल है किसमें? कार्टिलेज में, वो सॉलिड होता है एंड प्लाएबल यानी वो फिल्ड होता है, वो हॉलो नहीं होता, वो फिल्ड होता है लेकिन प्लाएबल होता है। प्लाएबल मतलब उससे हम थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। एंड रेजिस्टेंस कंप्रेशन, ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। जैसे कि आपने कान में देखा ही होगा, कान में है ये, नाक में है ये। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रो, इस जो कार्टिलेज की सेल्स होती हैं, इस टिश्यू की सेल्स का यानी कि कार्टिलेज की सेल्स, उन्हें हम कॉन्ड्रोसाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइटस। आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। ये एनक्लोज होती है किसमें है? ये छोटी छोटी कैविटीज में, विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। खुद ही ये मैट्रिक्स सेक्रेट करती है, फिर ये उसी में छोटी छोटी कैविटीज में पड़ी रहती हैं। कौन? कॉन्ड्रोसाइटस, इस टिश्यू कार्टिलेज की सेल्स। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टेब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। जो वर्टेब्रेट, जिनमें वर्टेब्रल कॉलम मौजूद होती है, उनके जो ज़्यादातर कार्टिलेज जो उनके एम्ब्रियोज में होते हैं वो रिप्लेस होते हैं बोनस से। किन में? एडल्ट्स में। जब वो एडल्ट बन जाते हैं तो वो कार्टिलेजेस बोनस में बदल जाती हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, लिम्ब्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज की एग्जाम्पल्स क्या क्या है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है टिप ऑफ नोज में, आउटर ईयर जॉइंट्स में होता है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम के जो एडजेसेंट वो होते हैं ना वर्टेब्रे, उनके दरमियान होता है कार्टिलेज, लिम्ब्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। और लिम्ब्स में भी होता है, हैंड्स में भी होता है, किन में? एडल्ट्स में। Bones have a hard and non-pliable ground substance rich in calcium salts and collagen fibers which gives bone its strength। जो बोनस होती हैं वो हार्ड होती हैं, अच्छी खासी सख्त होती हैं, नॉन प्लाएबल यानी उन्हें हम बेंड नहीं कर सकते। जिस तरीके से कार्टिलेज में थोड़ी सी बेंडिंग अलाउ होती है, बोनस में बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं होती। एंड नॉन प्लाएबल ग्राउंड सबस्टेंस, जो इनका ग्राउंड सबस्टेंस होता है वो नॉन प्लाएबल होता है। रिच इन कैल्शियम साल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स, उसमें क्या होते हैं?
एक तो कैल्शियम साल्ट्स होते हैं और कोलेजन फाइबर्स, सी से याद रखना, कैल्शियम साल्ट, सी फॉर कैल्शियम साल्ट, सी फॉर कोलेजन फाइबर्स, विच गिव बोन इट स्ट्रेंथ, जिससे इसी बोन की स्ट्रेंथ का राज यही है, कैल्शियम साल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, यही वो मेन टिश्यू है जो बॉडी को एक स्ट्रक्चरल, एक फ्रेम देता है बॉडी को। बोनस सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जो बोनस होते हैं ये अंदर वाले ऑर्गन्स को, सॉफ्टर ऑर्गन्स को, जैसे हार्ट हो गया, जैसे रिब गेज के अंदर जो बंद होता है, सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं सॉफ्टर टिश्यूज और ऑर्गन्स को। द बोन सेल्स, जिन्हें हम ऑस्टियोसाइटिस, जो कार्टिलेज की सेल्स थी वो थी कॉन्ड्रोसाइटिस, जो बोन की सेल्स है वो है ऑस्टियोसाइटिस। जैसे आपने कॉन्ड्रिच थीस, ऑस्टिच थीस पढ़ा होगा, बोनी फिशेस, कार्टिलेजनस फिशेस, जहाँ पे भी ऑस्टियो आ जाएगा रिलेटेड टू बोनस होता है। तो बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स होते हैं आर प्रेजेंट इन द स्पेसिस कॉल्ड लैक्यूने, ये भी स्पेसिस में मौजूद होती हैं, उन स्पेसिस को हम कहते हैं लैक्यूने। limb bones such as the long bones of the legs serve weight bearing functions, they also interact with skeletal muscles attached to them। जो लिम्ब बोनस होती हैं, जो लिम्ब्स की जो बोनस होती है, जैसे कि लॉन्ग बोनस ऑफ लेग, जैसे कि फीमर है, जैसे कि फीमर है, या और जैसे कि इवन जो ये 4 लिम्ब के जो लॉन्ग बोनस होते हैं, उन मतलब जो मेनली जो वेट बेयरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लेग्स की होती है, लेग्स की लॉन्ग बोनस की, जैसे टीबिया एंड फिबुला, या टीबिया एंड फिबुला फीमर, उनकी प्रॉपर्टी होती है वेट बेयरिंग की। दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स, ये इनके साथ जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, जैसे कि हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गए वगैरह, उनके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, वो उनके साथ अटैच होते हैं बोनस के साथ, ताकि मूवमेंट हो जाए अच्छे से। द बोन मैरो इन सम बोनस इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोन ब्लड सेल्स, जो बोन मैरो कुछ बोन्स में होती है, जो बोन मैरो होता है वो साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि उनमें ब्लड सेल प्रोडक्शन होता है। उसके बाद ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। बेसिकली ब्लड उस वाले बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में डिटेल में आता है, यहाँ पे बहुत छोटा सा ओवरव्यू है। ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन खास बात यह है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो ये लिक्विड की तरह है, पानी की तरह है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें होता है प्लाज्मा, जो इसका फ्लूइड पार्ट है प्लाज्मा, और सेल्स होती हैं फॉर्मड एलिमेंट्स, जिन्हें कहते हैं क्या क्या, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो बॉडी में सर्कुलेट करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ें, गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा। यू विल लर्न मोर अबाउट, जैसे क्या मैंने आपसे पहले ही कहा, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आता है, तो वहीं पे ये डिटेल में है। यहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कार्टिलेज, बोन और ब्लड दिखाए गए हैं। ये वाला जो है ये कार्टिलेज की फिगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फिगर्स को याद रखना। ये है बोन की फिगर, इस तरीके से याद रखना। जो ऑर्डर्ड वाली है, थोड़ी सी ज़्यादा ऑर्डर्ड, ये बोन है, और जो थोड़ी सी रैंडम दिखती है ये कार्टिलेज की है। कार्टिलेज में यहाँ पे ये कोलेजन फाइबर्स है, ये कार्टिलेज सेल है, ये कार्टिलेज सेल है, कॉन्ड्रोसाइट जिसे हम बोलते हैं, और ये बोन है, और ये बोन का स्ट्रक्चर है जी, और ये ब्लड है, ब्लड में आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी दिखाए गए हैं। सो बाय एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये लेक्चर नंबर 3 में हमने यहाँ तक पढ़ा था, नहीं 4 में शायद, हाँ ये लेक्चर नंबर 5 है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मसल टिश्यू। ईच मसल इज मेड ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज, जो हर मसल होती है उसमें होते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स यानी कि मसल की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज, ये पैरेलली अरेंज, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स कॉल्ड मायोफिब्रिल्स, ये जो फाइबर्स, ये जो सेल होती है उसमें भी होती हैं बहुत सारी छोटी छोटी फिब्रिल्स यानी धागे टाइप, जिन्हें हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं, थ्रेड लाइक
fibrils. Muscle fibers contract, shorten in response to stimulation and then relax, lengthen and return to uncontracted state in a coordinated fashion. जो muscle fibers, muscle की जो सेल होती है वो contract करती है, छोटी हो जाती है, shorten हो जाती है जब ये stimulate की जाती है in response to stimulation, और उसके बाद relax करती है यानी कि lengthen, फिर अपनी लेंथ को बढ़ा देती है, रिटर्न टू देयर अनकंट्रैक्टेड स्टेट, आपने अनकंट्रैक्टेड, जब ये कंट्रैक्ट नहीं की थी उस स्टेट में वापस पहुंच जाती है इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन। ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, इसमें बोन्स, न्यूरल सिस्टम, मस्कुलर सबका रोल होता है। देयर नर्व्स का रोल होता है मेनली, या क्योंकि नर्व सिग्नल देते हैं तभी मसल कंट्रैक्ट रिलैक्स करती है। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो मसल की एक्शंस होती है वो बॉडी को मूव करती है ताकि वो चेंजेस इन द एनवायरनमेंट उनके साथ एडजस्ट करे, एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए उनके साथ एडजस्ट करें, टू मेंटेन द पोजीशंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और पोस्चर मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मूवमेंट करनी है, कोई एनवायरनमेंट में चेंज आया, फॉर एग्जांपल आपने कुत्ता देख लिया तो आप दौड़ने लग जाओगे, विच इज़ अ चेंज टू विच इज़ अ रिएक्शन टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। उसके लिए ज़रूरी है कि बॉडी मूव करे, और वो पॉसिबल है तभी जब मसल कोऑर्डिनेटेड वे में काम करे। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जनरली जो मसल्स होते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है तमाम मूवमेंट्स में, बॉडी की तमाम मूवमेंट्स में। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की मसल्स होती है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक वेरी इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन। जो स्केलेटल मसल होती है वो जो बोन्स होते हैं, हमारे स्केलेटल बोन्स जो होते हैं उनके साथ बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं, उन्हीं पे बेसिकली होती है, बैठी होती हैं ये। इन्हें टिपिकल मसल्स सच एज द बाइसेप, जैसे बाइसेप ट्राइसेप होती है ना, डायरेक्टली हमारी जो ह्यूमेरस है, जो ये फोर लिम्ब यानी कि जो हमारी आर्म की जो बोन है उस पर डायरेक्टली होती है ना, वो स्ट्रिपेड स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, जैसे इसकी टिपिकल एग्जांपल है बाइसेप्स, उनमें स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो इसके मसल फाइबर्स होते हैं ना उनमें अल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स होते हैं। इस तरीके से पहले डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, ऐसे हमें वो स्ट्रिप से दिखाई देते हैं। स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड और बंडल टुगेदर इन पैरेलल फैशन में ये एक दूसरे के साथ होते हैं, एक बंडल की तरह एक बंडल बनाते हैं। ए शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। और फिर क्या होता है, एक टफ कनेक्टिव टिश्यू का शीथ, एक कवर सा होता है, वो इनको कई एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स, कई बंडल्स को एनक्लोज करता है जो कि मसल फाइबर्स की बंडल्स होती हैं। ये भी डिटेल में है, कहाँ पे, चैप्टर 20 शायद हाँ, लोकोमोशन मूवमेंट या उसी में। द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स फ्यूजिफॉर्म डू नॉट शो सिट्रेशंस। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो दोनों एंड्स पे टेपर यानी कि दोनों एंड्स पे टाइट होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, बीच में थोड़ी सी वाइड और ऊपर नीचे एंड्स पे वेरी पॉइंटेड सी। इस फॉर्म को हम, इस स्ट्रक्चर को हम फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। डू नॉट शो एनी सिट्रेशन। जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये कोई सिट्रेशंस नहीं दिखाती इनमें, वो जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया ना हैंड, ये डार्क, ये लाइट, डार्क लाइट, इस तरीके से इनमें नहीं होता है। कार्डियक में भी ये स्ट्रिप्ड होती हैं, डार्क लाइट बैंड स्ट्रिप्ड होती है, लेकिन स्मूथ मसल्स स्ट्रिप्ड बिल्कुल नहीं होते। डू नॉट शो सिट्रेशन। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। जो सेल जंक्शंस होते हैं वो उनको आपस में एक दूसरे से मिला के रखते हैं और बंडल्ड टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। इनमें भी ये भी बंडल्ड होती है, किसमें, कनेक्टिव टिश्यू शीथ में बंधी हुई होती हैं। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल्स, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। जो
इंटरनल ऑर्गन्स के वाल्स होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स के हो गए, स्टोमक, इंटेस्टाइन के हो गए, उसमें ये इस तरीके का मसल टिश्यू यानी स्मूथ मसल टिश्यू पाया जाता है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शंस कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। सिर्फ सोचने से हम इन्हें कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ये इनवॉलेंट्री होती हैं, आउट ऑफ आवर कंट्रोल होती हैं, क्योंकि हम इनकी एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी से आप एग्जाम्पल्स भी याद रख सकते हैं इनवॉलेंट्री से, क्योंकि ना ही तो हम स्टोमक की मसल्स को, ना इंटेस्टाइन की, ना ब्लड वेसल्स की खुद ही कंट्रैक्ट कर पाएंगे। We usually are not able to make it contract by merely thinking about it as we can do with skeletal muscles. सिर्फ इसके बारे में सोचने से हम इन्हें कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि हम कर पाए थे स्केलेटल मसल्स में। जैसे हमारी बाइसेप्स हो गई, हमारी आर्म की मसल्स हो गई, हम जब सोचते हैं कि हम इसे कंट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम कर पाते हैं, वो वॉलंटरी था। लेकिन यहाँ पे जो ये स्मूथ है ये इनवॉलंटरी है। उसके बाद है कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कंट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। जो कार्डियक मसल है वो भी कंट्रैक्टाइल टिश्यू है ये भी मसल ही जिसमें कंट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। एज द नेम सजेस्ट्स, कार्डियक का मतलब ही है रिलेटेड टू हार्ट, कार्डियक वर्ड का ही मतलब है हार्ट से रिलेटेड। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। जो सेल जंक्शंस होते हैं, सेल्स के दरमियान कुछ जंक्शंस, कुछ कनेक्शंस होते हैं, फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, इससे क्या होता है कि जो कार्डियक मसल सेल्स होती हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स फ्यूज आपस में जुड़ जाते हैं ताकि ये टू मेक देम स्टिक टुगेदर, एक साथ रह पाए। कम्युनिकेशन जंक्शंस इंटरकैलेटेड डिस्क्स एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कंट्रैक्ट एज ए यूनिट, दैट इज व्हेन वन सेल रिसीव्स द सिग्नल टू कंट्रैक्ट इट्स नेबरिंग सेल्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कंट्रैक्ट। चूंकि ये हार्ट मसल्स है तो ज़रूरी है कि एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में कंट्रैक्ट करें, लिहाजा क्या होता है कि कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं जिन्हें हम इंटरकैलेटेड डिस्क्स कहते हैं एट सम फ्यूजन पॉइंट्स, कुछ फ्यूजन पॉइंट्स पे जहाँ पे ये सेल्स फ्यूज होती है अलाउज द, उससे क्या होता है कि सेल्स एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं एज ए होल। क्योंकि हार्ट, अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हार्ट में एक सेल कंट्रैक्ट करे दूसरी नहीं करे, तो वो बहुत ही हार्ट बीट इनकोऑर्डिनेटेड होगी, वो कोई कोऑर्डिनेशन में नहीं हो पाएगी और एज ए रिजल्ट फेल हो जाएगी। अलाउज द सेल्स, इसीलिए ज़रूरी है कि एज ए यूनिट ये एक साथ काम करे। मीन्स जब एक सेल रिसीव करे सिग्नल कंट्रैक्ट करने की, इट इज नेबरिंग सेल्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कंट्रैक्ट। ये सेल कम्युनिकेशन जंक्शंस के थ्रू दूसरी सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है कि कंट्रैक्ट करना है। यहाँ पे डायग्राम है मसल टिश्यू, पहला है स्केलेटल जो कि सिट्रेटेड मसल टिश्यू है। ये जो यहाँ पे स्केलेटल मसल है, इसमें जहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है सिट्रेशंस है, डार्क लाइट, ये जो है ना डार्क लाइट, ये जो ब्लैक से इसमें स्ट्रिप्स बनाई गई है, ये स्केलेटल मसल है जो कि हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, और ये वॉलंटरी होती है। यहाँ पे सिट्रेशंस है और ये न्यूक्लियस है, ये वाला ये न्यूक्लियस है। और उसके बाद है स्मूथ मसल टिश्यू, ये वाला जो है ये स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल फाइबर्स। और फिर कार्डियक मसल टिश्यू, ये कार्डियक मसल टिश्यू है, ऐसा जैसा कि आपको दिख रहा है एक दूसरे से कितनी कनेक्टेड है, क्योंकि ज़रूरी है कि ये एक दूसरे से मिल के कंट्रैक्ट करें इन ए वेरी कोऑर्डिनेटेड वे। ये न्यूक्लियस है यहाँ पे ब्लैक, ये सिट्रेशंस है यहाँ पे, ये भी सिट्रेटेड होता है और इनवॉलंटरी होता है। कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं, ये जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, ये ब्लैक कलर का। और जो लास्ट चौथा टिश्यू है हमारे पास वो है न्यूरल टिश्यू। ये बहुत छोटा सा यहाँ दिया गया है, ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में फिर से आता है। न्यूरल टिश्यू जो होता न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। जो न्यूरल टिश्यू होता है उसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है किसमें, जो बॉडी रेस्पॉन्ड करती है चेंजिंग कंडीशंस टू चेंजिंग कंडीशंस। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि न्यूरल सिस्टम का यूनिट है, बेसिक यूनिट है उसका, वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, यानी कि ये एक्साइट हो जाती हैं, इनमें जो ये एक्साइट हो जाती हैं, यानी कि इनमें जो चेंजेस आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, उनकी वजह से ये एक्साइट हो जाती हैं। द न्यूरोग्लियल सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। जो न्यूरोग्लियल सेल होती हैं
वो विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। एक तो न्यूरॉन्स होते और होते हैं, उसके साथ साथ न्यूरोग्लियल सेल्स भी होती हैं। किसका पार्ट? न्यूरल टिश्यू का पार्ट। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती हैं। न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। जो न्यूरोग्लिया है वो हाफ से ज़्यादा 50% से ज़्यादा वॉल्यूम होता है न्यूरल टिश्यू का हमारे बॉडी में। व्हेन ए न्यूरॉन इज suitably stimulated and electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane। जब न्यूरॉन को suitably stimulate किया जाता है तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, लिटरली एक करंट जनरेट होता है जो कि स्विफ्टली ट्रैवल करता है अलॉन्ग इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल एक तार की तरह। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग्स और आउटपुट जोन ट्रिगर्स इवेंट्स दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन्स और अदर सेल्स। यू विल स्टडी इन डिटेल इन चैप्टर 21। ये भी आगे आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल में। फिलहाल अराइवल ऑफ द जब वो डिस्टर्बेंस, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस न्यूरॉन की एंडिंग पे या आउटपुट जोन पे जब ये अराइव करता है तो वहाँ पे कुछ इस तरीके के इवेंट्स ट्रिगर करता है जो या तो दूसरे एडजेसेंट न्यूरॉन या मसल फॉर एग्जांपल की स्टिमुलेशन कर सकते हैं या इनहिबिशन, दोनों हो सकता है। यहाँ पे डायग्राम है न्यूरल टिश्यू का, ये न्यूरॉन है विद न्यूरोग्लिया। ये वाला जो है ये न्यूरॉन है और यहाँ पे ये जो डॉट्स से दिखाई देते हैं ये न्यूरोग्लिया है। न्यूरोग्लिया ये है एक्सॉन, ये सेल बॉडी विद न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और ये पूरी सेल बॉडी है जिसे हम साइटोन या पेरिकैरियन या साइटोन भी कहते हैं, सोमा भी कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। डेंड्राइटिस, ये जो ब्रांचेस सी होती हैं इनको डेंड्राइट कहते हैं। और ये न्यूरोग्लिया, ये डॉट्स से ये न्यूरोग्लिया है जो कि सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। सो विद दिस द टिश्यू एंड्स। बाय एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।